मथुरा के रहने वाली किरण अपने 11th क्लास के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी जब उसके साथ वो हुआ जो उसने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। यह कहानी हमारे साथ शेयर की है महक ने, जो कि मथुरा की ही रहने वाली थी, और किरण उनकी कजन सिस्टर हैं जो कि पढ़ाई के चलते उन्हीं की फैमिली के साथ रहती थी और किरण की बाकी की फैमिली तब गांव में रहती थी। किरण बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने वाली लड़की थी और अगर 3 से 4 दिन तक भी घर में अगर उसकी किसी को कोई प्रेजेंस ही फील ना हो तो ये बहुत आम सी बात थी, क्योंकि सब जानते थे कि या तो किरण पढ़ाई कर रही होगी या फिर वो अपने कमरे में बैठी होगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। इन लोगों की फैमिली में 4 लोग थे, महक, उसकी छोटी बहन और इसके मम्मी पापा, और 5वीं मेंबर थी किरण जो कि इनकी ताऊजी की बेटी थी। अब बात है एक दिन की जब किरण को अपने रूम से निकले करीब 4 से 5 दिन हो गए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि एग्जाम्स होने के बावजूद भी किरण अपनी ट्यूशंस तक मिस कर रही थी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में महक की मदर को लगा कि शायद वो सेल्फ स्टडी कर रही होगी, लेकिन जब इस बिहेवियर को 4-5 दिन बीत गए तो उन्हें हल्का सा डाउट हुआ और उन्होंने एक दिन महक को कहा कि एक काम कर, जाकर के किरण को बुला करके ला। काफी दिन हो गए वो अपने रूम में ही बैठी रहती है, आज सबके साथ खाना खाएगी तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगी। हंसते खेलते महक जब अपनी बहन के रूम में पहुंची तो उसने जाकर के देखा कि किरण एक कोने में दुबकी हुई बैठी है और बहुत ज्यादा सहमी हुई है। यहां पर महक को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने बड़े ही प्यार से अपनी दीदी को बुलाया कि चलो दीदी, मम्मी ने बुलाया है, आज सब लोग खाना साथ में खाएंगे। लेकिन जैसे ही महक ने उसे आवाज दी तो किरण ने सामने से बहुत गुस्से से जवाब दिया कि चली जाओ यहां से, नहीं आना मुझे बाहर। यहां पर महक हैरान हुई कि दीदी ऐसा क्यों कह रही है, तो उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सामने से किरण ने जो जवाब दिया वो सुनकर यहां पर महक की रूह कांप गई। किरण ने यहां पर रोते हुए और गुस्से में कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, मैंने अपने पापा को मार दिया, मुझसे कुछ बहुत गलत हो गया, मैं बाहर नहीं आ सकती। अब बेसिकली जिस कमरे में किरण रहती थी उसमें एक खिड़की थी और यहां पर किरण की बातों से पता लग रहा था कि उसी खिड़की पर उसे एक औरत दिखाई दे रही है जो कि उसे देखकर बहुत भयानक तरह से हंसती थी और उसे डराती थी। महक इस समय बहुत ज्यादा छोटी थी तो ये सब कुछ देख करके वो बहुत ज्यादा डर गई और वो तुरंत भाग करके अपनी मम्मी के पास चली गई और उन्हें सारी बात बता दी। उस समय महक के फादर घर पर नहीं थे तो उसकी मम्मी ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा और वो खुद किरण की कंडीशन देखने के लिए उसके रूम में चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद भी मंजर वही था। किरण डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसी विंडो की तरफ इशारा कर रही थी। किरण का उड़ा हुआ रंग देखकर, उसकी हालत देख करके कहीं ना कहीं आंटी भी इस बात को मान चुकी थी कि वहां पर विंडो पे कोई तो है, और फिर वहां जाकर के चेक करने की उनकी भी हिम्मत नहीं हुई तो वो लौट करके वापस से अपने कमरे में चली गई। उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया कि आप जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। जैसे तैसे वो रात बीती और अगले दिन सुबह महक के फादर ने भी सारा मंजर देखा। अब फाइनली ये सब लोग मुतमईन हो गए थे कि किरण के अंदर हकीकत में कोई आ गया है या फिर उसे कोई दिखाई दे रहा है। उन्होंने तुरंत किरण के फादर को फोन किया और फिर दादी जी से सारी बात बताई। दादी ने उन लोगों को कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके किरण को लेकर के गांव आ जाओ, क्योंकि यहां पर एक बाबा हैं जिन्हें मैं जानती हूं जो शायद किरण का इलाज कर सकते हैं। अगले दिन महक और उसकी फैमिली ने किसी तरह से उसे रूम से निकाल करके गाड़ी में बिठाया और फिर ये लोग गांव के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते किरण चुपचाप गाड़ी में बैठी रही और सिर्फ विंडो की ओर देखती रही। सब लोग जानते थे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, इस पर किसी का साया है, तो उसे बुलाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की गई। कुछ 1 घंटों का सफर तय करके फाइनली ये लोग गांव पहुंचे और गांव जाकर के जब दादी ने किरण से बात करने की कोशिश की, उससे बात करने लगी तो किरण कुछ देर के लिए एकदम शांत बैठी रही, लेकिन फिर अचानक से वो बोलने लगी कि हाँ अम्मा, मैं गांव कब आ गई, मैं अचानक से गांव क्यों आई हूं। दादी को तभी समझ में आ गया था कि मैटर थोड़ा बड़ा है और उन्होंने तभी उन बाबा को अपने घर पे बुलाया। अब ये बाबा भी अपने आप में एक कैरेक्टर थे। इन बाबा के बहुत बड़े बड़े बाल थे और उन पर ढेर सारी गांठें बंधी हुई थी। लोग कहते थे कि इन्होंने आज तक बहुत सारे प्रेतों को पकड़ा है और उन्हें कैद करके अपने बालों में बांध लिया है। जितने इन बाबा के बालों पे गांठें थी उतने प्रेतों को कहा जाता था कि इन्होंने आज तक काबू में किया है। गांव में यह बात मशहूर थी कि इन बाबा को सिद्धि प्राप्त है और यह बात सच भी साबित हुई जब उस बाबा ने घर के अंदर प्रवेश किया। घर में एंटर करते ही उन बाबा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके बाद जैसे ही किरण को उनके सामने लाया गया तो बिना किसी के पूछे या बताए उन बाबा ने बोलना स्टार्ट किया और कहा कि इस बच्ची के अंदर जिस प्रेत का वास है उसका नाम मंजू है और उसे इस बच्ची पर किसी ने क्रिया करवा करके छोड़ा है।
उसके बाद उन बाबा ने क्रिया करवाने वाली औरत का नाम, पता और सब कुछ बताना शुरू किया और यह भी बताया कि उस औरत ने जलन के मारे इस बच्ची पर क्रिया करवाई है। फिर बाबा ने किरण से, या फिर कहूं कि उसके अंदर जो प्रेत है, उससे बात करनी शुरू की। बाबा ने उससे कहा कि बता कौन है तू और क्यों आई है इस बच्ची पर। तो सामने से उसके अंदर जो प्रेत था उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहा कि हाँ, मेरा नाम मंजू है और मैं इसके पीछे एक पीपल के पेड़ से लग गई थी और मुझे इसके पीछे उस औरत ने छोड़ा है। बाबा ने नॉर्मली उस प्रेत से बात करते करते अचानक से किरण के चेहरे के सामने से कुछ इस तरह से हाथ घुमाया, मुट्ठी बंद की और अपने बालों के पास ले जाकर के उन्होंने एक गांठ बांध ली और फिर ये होते ही सबके देखते देखते किरण वहीं पर बेहोश हो गई। बाबा की इन शक्तियों के बारे में सुना तो सबने था, लेकिन इसे देख करके वहां हर एक इंसान हैरान रह गया था। इसके बाद उन बाबा ने मंदिर से हनुमान जी की पूजा से थोड़ा सा सिंदूर उठाया, उसे एक ताबीज में डाला और फिर उस पर काला धागा बांध करके किरण के गले में पहना दिया और फिर वहां पर हर एक इंसान को सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी और बच्चा इस ताबीज को हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ी देर बाद किरण को होश आ गया और सब कुछ अब एकदम नॉर्मल था। सबको लगा कि किरण के एग्जाम्स चल रहे हैं और वो प्रेत भी अब इसके अंदर से जा चुका है, तो कल सुबह होते ही घर निकल जाएंगे। शाम होते होते सब लोगों ने खाना खाया और फिर सोते वक्त दादी जी ने कहा कि कल तो तुम लोग चले जाओगे, तो आज किरण बिटिया मेरे पास सोएगी और फिर सब सोने के लिए चले गए। अब एक बात यहां पर थी जो जानने वाली रह गई थी। उन बाबा ने जाते हुए दादी से कहा था कि आज रात घर को अंदर से बहुत बड़ा सा ताला लगा करके रखना, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि वो प्रेत किरण को लेने के लिए आएगी या फिर उसे शमशान तक बुलाने की कोशिश करेगी। अब गांव में रात के समय बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, तो हल्की सी आवाज भी बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती है। करीब रात के 2 बजे के आसपास इन लोगों के घर के हॉल में कुछ लोहे के जोर जोर से टकराने की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लोग जब उठ करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि किरण जोर जोर से अपने हाथ को पटक पटक कर ताले पे मार रही है और अपने हाथों से ही ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। इसकी थोड़ी देर बाद किरण ने पास से ही कुछ लोहे का उठाया और फिर उससे जोर जोर से ताले पर मारने लगी। इस समय किरण की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो अपने घर के हॉल में बार बार इधर उधर दौड़ रही थी कोई सामान उठाने के लिए जिससे वो ताला तोड़ सके। उसके बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे से लार टपक रही थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से 2 औरतें एक साथ बात कर रही। अब तक बाकी की फैमिली, उसके फादर, महक और उसकी छोटी बहन भी बाहर आ चुके थे। जब महक और उसकी छोटी बहन ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो डर के मारे उनका गला सूख गया। किरण के फादर और चाचा ने उसे यहां पर रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज किरण घर से चली गई तो शायद कभी भी नहीं लौटेगी। उन्होंने जब उसे आवाज दी, उसे रोकने की कोशिश की, तो सामने से किरण ने अपनी ही आवाज में कहा कि मुझे जाना होगा अम्मा, मुझे जाना होगा, ये मुझसे कुछ बहुत ज्यादा गलत करवा देगी, मुझे जाना पड़ेगा। यहां पर चाचा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बहुत गुस्से से किरण से रुकने के लिए कहा, तो सामने से किरण बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। यहां पर किरण भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने अपने गले के अंदर जो काला धागा पहना हुआ था, जो ताबीज उन बाबा ने बना करके दिया था, उसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया और फिर से अपनी आवाज में अपने चाचा से कहने लगी कि मुझे जाने दो चाचा, मुझे जाने दो, ये मुझसे कुछ बहुत गलत करवा देगी, ये आप सब लोगों को मुझसे मरवा देगी, प्लीज मुझे जाने दो। यहां पर किरण के फादर और उसके चाचा ने एक दूसरे को देखा और फिर ये दोनों भाई अलग अलग जगह से किरण को पकड़ने के लिए झपट पड़े। ये दोनों भाई, किरण की अम्मा, सब लोग मिलकर के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत अजीब सी, बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। यहां पर सब लोगों ने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, चालीसा पढ़नी शुरू की और फिर तब कहीं जाकर के किरण कंट्रोल में आई और फिर थोड़ी देर के बाद सो गई। उस रात इन लोगों के घर में कोई भी नहीं सोया और सब लोग सिर्फ सुबह होने का इंतजार करते रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही किरण उठी तो ये लोग उसे लेकर के उन बाबा के यहां पर चले गए, जहां पर उन बाबा ने पहले से इसके लिए एक हवन की तैयारी कर रखी थी। किरण को वहां पर बैठाया गया, उसके लिए एक हवन शुरू हुआ जो काफी देर तक चला। फाइनली सारे परिवार का इसके बाद शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ये बहुत शातिर होते हैं, ये एक शरीर को छोड़ते ही दूसरे को पकड़ने की फिराक में रहते हैं। फाइनली इस हवन के बाद सब कुछ ठीक हो गया और फिर उन बाबा ने सारी बात बताई कि कैसे ये प्रेत किरण पर इतना इजीली हावी हो गया, जबकि वो ज्यादातर तो घर पर ही रहती थी।
उन्होंने बताया कि पड़ोस की ही एक औरत ने इस पर यह क्रिया करवाई है, इस पर यह काला जादू करवाया है ताकि वो किसी प्रेत के वश में आ जाए। इस औरत ने जिसने इस पर यह काला जादू करवाया था, उनकी बेटी किरण की ही बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो आंटी किरण से जलती थी उसकी इंटेलिजेंस और उसकी अचीवमेंट्स के कारण। एक शाम किरण जब ट्यूशन जाने के लिए अपने घर से निकली तो वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तीसरे दिन में थी और उसके बाल खुले हुए थे, जहां पर वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। इसी शाम वो एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, जहां पर उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा करके वो प्रेत उस पर इजीली हावी हो गया। इस हवन के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो प्रेत हमेशा के लिए किरण के शरीर को छोड़ करके चली गई, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो ट्रॉमा वो इन लोगों को दे करके गई थी, उसका क्या? सिर्फ चलन, अचीवमेंट्स की, इंटेलिजेंस की। क्या इतना सब कुछ काफी होता है एक छोटी सी बच्ची को काले सायों की गहराई में छोड़ देने के लिए? क्या माइंडसेट होता है लोगों का, और कहां से लाते हैं ये लोग इतनी हिम्मत, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। पर एक बात तो तय है, काले जादू का सहारा लेने वाले लोग कब खुद इसकी चपेट में आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। हालांकि किरण की फैमिली को यह सब कुछ पता था कि यह किसने करवाया है, और इस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे, पर इन चीजों का कोई सबूत नहीं होता। ये सबूत कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते, कोई उनका लीगली कुछ भी नहीं कर सकता। बातों बातों में एक बार महक की मदर ने उन आंटी को बता जरूर दिया था कि हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, और बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि ये किसने किया है। इस बार तो मेरी फैमिली वाले उन लोगों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने ये सब किया था, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग बहुत गुस्से में है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि उस औरत को समझ में आ जाए कि ये लोग उनकी सच्चाई जानते हैं और वो अगली बार से ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना करे। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर, जो कि आई है हमारे ही एक सब्सक्राइबर से। अरविंद मिश्रा की यह कहानी मुंबई के पास के दो इलाकों विरार वेस्ट और वसई वेस्ट से जुड़ी है। यह सिर्फ इंसिडेंट नहीं, बल्कि दो अलग अलग सालों में घटी हुई अजीबोगरीब घटनाओं का एक सिलसिला है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज से कई सालों पहले 2010 से 11 के आसपास अरविंद के फादर की विरार वेस्ट स्टेशन के पास एक छोटी सी स्नैक्स की शॉप थी। उस शॉप के एकदम सामने एक बहुत पुराना कुआं था। इन लोगों के ज्यादातर कस्टमर हॉकर्स होते थे, जो कि लोकल ट्रेन में प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते थे। 10:30-11 के आसपास वो लोग हिसाब देने के लिए आते, कैश काउंट किया जाता और फिर 12 बजे के आसपास दुकान को बंद कर दिया जाता। एक रात अरविंद अपनी शॉप पर अकेला था, क्योंकि उसके फादर किसी काम से बाहर गए हुए थे। रात के करीब 12 बजे हुए थे तो सारे कस्टमर्स पैसा देकर के अपने घर जा चुके थे और अरविंद काउंटर पर बैठ करके पैसे गिन रहा था। अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे दुकान के गेट के पास कोई खड़ा हो। उसने चेहरा उठा करके जब ऊपर देखा तो उसे एक औरत की झलक दिखाई दी, जो कि गेट के साइड से चुपके से उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक हल्की सी परछाई दिखी थी। अरविंद उठ करके बाहर गया और उसने बाहर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। गली एकदम खाली पड़ी थी और आसपास के लोग भी रात ज्यादा होने की वजह से सो चुके थे। अरविंद वापस आकर के अपनी दुकान पर बैठ गया और उसे लगा कि शायद ये कोई आंखों का धोखा होगा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक बार रात के समय अरविंद जब अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तो वहां खड़े खड़े उसकी नजर सामने वाले कुएं पर गई। तो उसने देखा कि कुएं के अंदर के अंधेरे से जैसे कोई हाथ बाहर निकल के आ रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे वहां पर उसे कोई पुकार रहा हो। एक सफेद सा हाथ जो कुएं से बाहर आ रहा था, जो कुछ पल के लिए दिखा और फिर वहां से गायब हो गया। अरविंद का दिल यहां पर बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत बुरी तरह से डर गया, लेकिन फिर भी वो भाग करके कुएं के पास देखने के लिए गया कि आखिर यहां पर कौन था। लेकिन वहां जाने के बाद उसने देखा कि यहां पर कोई भी नहीं है। एक और रात को जब वो अपनी दुकान पर पैसे काउंट कर रहा था तो उसने फिर से एक औरत को देखा। वो सीधा चल करके इसकी दुकान के विंडो की तरफ आई, फिर एक गली मुड़ गई और फिर अचानक से गायब हो गई। ना कदमों की आहट, ना कोई चलने की आवाज, जैसे वो हवा में समा गई हो। इस बार घर जाने के बाद अरविंद ने यह बात अपनी मम्मी को बताई और जैसे ही आंटी जी को यह बात पता लगी तो वो तुरंत उसे लेकर के एक बाबा के पास गई, जिन्होंने उसे एक ताबीज बना करके दिया। और उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, या फिर कहें कि ऐसा लगा कि नॉर्मल हो गया। इसके बाद काफी समय तक कुछ नहीं हुआ और फिर 2015 में अरविंद की शादी हो गई और वो वसई वेस्ट में शिफ्ट हो गया। काफी समय तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन फिर अप्रैल 2016 की एक रात ने फिर से सब कुछ बदल दिया। एक रात अरविंद अपने भाई की बेटी के बर्थडे से खाना और केक लेकर के घर पर लौट रहा था।
रूट सिंपल था, विरार से नाला सुपारा और फिर वसई। लेकिन नाला सुपारा से वसई के बीच में एक लिंक रोड पड़ता है जिसे लोग कहते हैं सन सिटी रोड। 2 किलोमीटर लंबा यह स्ट्रेच एकदम सूना है, ना कोई बिल्डिंग ना कोई स्ट्रीट लाइट, एकदम सुनसान और बंजर जमीन। जैसे ही अरविंद ने उस रोड पर एंट्री ली तो उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई आकर के बैठ गया हो और अचानक से बाइक उसे हैवी लगने लगी। कुछ सेकंड्स बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शोल्डर पर किसी ने एक हाथ रख दिया हो, ठंडा, भारी और अजीब सा स्पर्श। यहां पर अरविंद का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा और वो बहुत बुरी तरह से डर गया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दोनों शोल्डर्स पर किसी ने कुछ पॉइंटेड, कुछ तीखा चुभा दिया हो, कोई तेज नाखून जैसा। अरविंद के शोल्डर्स का पेन बढ़ने लगा। उसने डर के मारे तुरंत अपनी वाइफ को फोन किया। वो एक हाथ से बाइक चला रहा था और उसने दूसरे हाथ से फोन पकड़ रखा था। उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम सिर्फ मुझसे बात करती रहो और फोन मत काटो। उसने सच तो नहीं बताया, लेकिन यहां पर उसकी वाइफ को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने अरविंद से कहा कि तुम जहां पर भी हो वहीं रुक जाओ, मैं गाड़ी लेकर के आ रही हूं। जैसे ही उसकी वाइफ ने इतनी सी बात बोली, अचानक से फोन अपने आप कट गया, नेटवर्क चला गया और अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया। अरविंद डर के साथ बाइक चलाता रहा और फिर जैसे ही ये 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच खत्म हुआ और कोई रोशनी वाला एरिया आया तो अचानक से बाइक हल्की हो गई। शोल्डर्स पर से वेट उतर गया जैसे कोई बाइक से नीचे उतर गया। घर जाने के बाद जब उसने अपनी शर्ट उतारी तो उसके दोनों शोल्डर पर पॉइंटेड नाखूनों के निशान थे। स्किन हल्की सी फटी हुई थी और वहां पर खून भी बहा हुआ था। अरविंद का वो दर्द काफी दिनों तक रहा। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि पहला इंसिडेंट विरार के वेल के पास हुआ, दूसरा इंसिडेंट सालों बाद सन सिटी रोड पर हुआ। दोनों जगह अलग थी, वक्त अलग था, लेकिन एहसास एक जैसा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर वो औरत कभी कहीं गई ही नहीं थी। आज भी सन सिटी रोड उतना ही सूना होता है और शायद किसी और का इंतजार कर रहा होता है। तो यह थी आज की हमारी दूसरी कहानी। दोस्तों, दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी आपको ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये पैटर्न 2 कहानियों वाला आपको कैसा लगा मुझे यह भी बताना, ताकि फिर मैं आगे और ऐसी वीडियोस लेकर के आऊं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ और अपने हॉरर पगलू दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।